आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का समरी लेक्चर है। ये थोड़ा बहुत एक शॉर्ट नॉलेज समरी लेक्चर होगा। उसके बाद क्वेश्चन करके ही सीरीज के आपको क्लियरेंस होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे और भी जो पॉइंट है एडेड वो भी आपको क्लियर होगा। तो ये बस एक जो है ब्रीफ नॉलेज है। तो पहले था हमारे सिलेबस में यूनिट फर्स्ट के हमें पढ़ना है माइक्रोबियल और माइक्रोस्कोपी के बारे में, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्टेराइजेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके, ऑटोक्लेव, ओवन, लेमिनार, एयर फ्लो, यही सब के बारे में। तो हम पहले पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में कौन कौन सा दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो पार्ट, मतलब दो टाइप होते हैं, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम पहले लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप की खोज की थी, खोज पहली बार किया गया था जेचेरियस जॉनसन ने 1590 में। इसका रेडिएशन, मतलब अगर जो माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है जिससे वो इमेज बनता है, जिससे हमें इमेज दिखता है, तो इसका रेडिएशन के लिए यूज होता है विजिबल लाइट। और वेयर यूज, ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो कहाँ यूज होता है और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप हम जो स्टेन्ड लिविंग सेल होते हैं, मतलब जो कलर हुए सेल होते हैं और जो स्टेनिंग किए हुए लिविंग सेल होते हैं, उसको हम देखने के लिए यूज करते हैं। इसको टीचिंग लैब में भी यूज किया जाता है और इसको स्टैंड सेल देखने में यूज किया जाता है। और इसका मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन 1000 टाइम है। और इसका रिजॉल्विंग पावर, मतलब ये इसकी क्षमता कितनी है देखने की, तो ये इसका क्षमता है 0.2 माइक्रोमीटर। दूसरा है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की खोज फिट्स जेरनिक ने की थी 1934 में। इसका रेडिएशन यूज तो विजिबल लाइट से ही होता है, लेकिन फेज डिफरेंस से ये ब्राइटनेस डिफरेंट करके इसका यूज किया जाता है। और इसमें अनस्टेंड, मतलब बिना स्टेनिंग किए हुए लिविंग सेल को देखा जाता है, लिविंग सेल की स्टडी की जाती है। इसमें स्टेनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। उस इसकी रिजॉल्विंग पावर भी इसके बराबर है 0.2 माइक्रोमीटर, जो 200 नैनोमीटर होता है। फिर थर्ड आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉल एंड अर्नेस्ट रस्का नामक साइंटिस्ट ने किया था 1931 में। इसको अर्नेस्ट रस्का को एक नोबेल प्राइज भी मिला था 1986 में इस खोज के लिए। और इसका रेडिएशन का यूज होता है इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का। इलेक्ट्रॉन बीम से रेडिएशन करके इस माइक्रोस्कोप में देखा जाता है चीज़ों को। ये इसका यूज होता है एडवांस्ड रिसर्च लैब में यूज होता है। वैक्यूम इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। और वेरी हाई रिजोल्यूशन, इसकी बहुत देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। और सबसे वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है, इसलिए इसमें हाई रिजोल्यूशन होता है। और ये 0.2 नैनोमीटर इसका रिजॉल्विंग पावर है। ये मतलब लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा छोटी चीज़ों को भी अच्छे तरीके से दिखाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दो हैं, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक है एसईएम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसको नॉलन रस्का ने ही खोजा था। ये भी इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा यूज होती है रेडिएशन। और इसका यूज क्यों हुआ? सोर्स इंटरनल स्ट्रक्चर, जो सेल की ऑर्गेनली है, वायरसेज हैं, छोटे छोटे हैं, उनको देखने के लिए इसका यूज किया गया। और इसके पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन गन होते हैं, कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और प्रोजेक्टर लेंस होते हैं। और ये 2D इमेज देता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2D इमेज देता है। एंड इसकी रिजॉल्विंग पावर जो है वो 0.1 टू 0.2 नैनोमीटर है। उसके बाद जो आ गया स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी नॉल ने, केवल नॉल ने 1953 में। इसका भी रेडिएशन यूज से ही, इलेक्ट्रॉन बीम के यूज से ही देखा था इसका रेडिएशन होता है। तो ये यूज कहाँ पे होता है? एक ये सरफेस माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है, मतलब ये सरफेस व्यू देता है। ये तो इंटरनल व्यू दे रहा था कोई सेल की ऑर्गेनेल की, ये सरफेस व्यू देता है। और ये 3D इमेज देता है, ये 2D इमेज दे रहा था। तो ये 3 to 10 नैनोमीटर रिजॉल्विंग पावर है इसकी। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? एबिलिटी टू ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू वेरी क्लोज पॉइंट। मतलब अब किसी छोटी चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से, कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता से वो दिखा रहा है, वही होती है। ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर होती है 200 माइक्रोमीटर।
और बेस्ट रिज़ॉल्यूशन ब्लू लाइट में हमें देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आता है, आया हुआ है। तो हम यहाँ तक देख लिए माइक्रोस्कोप के बारे में। अब हम आए थे माइक्रोबायोलॉजी में, जो लैब में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसके लिए। तो जो है ऑटोक्लेव, इसमें पहले हम लोग देखेंगे हॉट ऑटोक्लेव किस प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ प्रेशर कुकर होता है, उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब स्टीम अंडर प्रेशर, प्रेशर में स्टीम करके वो स्टरलाइज करता है। स्टरलाइज क्या होता है, जैसे हम कोई ग्लास यूज कर रहे हैं माइक्रो बायोलॉजी लैब में, तो वहाँ पे लैब में जो ग्लास वेयर लेते हैं उसको पहले स्टेराइल करते हैं। मतलब उसमें माइक्रोब सारे मर जाएं, हट जाएं, जिससे हम जो कल्चर मीडिया बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें और कोई माइक्रोब्स ना हो। इसीलिए इसका यूज किया जाता है ऑटोक्लेव स्टेराइजेशन टेक्निक का। तो इसमें एक ऑटोक्लेव है जो स्टीम अंडर प्रेशर प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस और जो होता है प्रेशर वो 15 पास्कल चाहिए होता है, और टाइम 15 से 20 मिनट के लिए। उसमें ग्लास वेयर वगैरह, ग्लास इंस्ट्रूमेंट या बीकर वगैरह हम लोग रखते हैं, जो भी हमें एक्सपेरिमेंट में काम आएंगे उसके लिए। उसके बाद इसकी डिस्कवरी की थे का चार्ल्स चैम्बर्ड। एंड इसमें जो होता है ग्लास वेयर कल्चर मीडिया बनाने के लिए या सर्जिकल ट्रेसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड है किल्स स्पोर, ये बैक्टीरिया की स्पोर को भी मारता है। और प्रेशर गेज इसमें होता है जैसे, और सेफ्टी वाल्व होता है, जैसे हमारे कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है, प्रेशर गेज होता है, प्रेशर दिखाता है। तो ऐसे ही इसमें भी होता है। हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन में ये प्रिंसिपल ड्राई हीट स्टराइजर पे काम करता है। इसमें 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटा या तो हम कोई ग्लास वेयर रखें, या इसको 170 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटा रखें। इसमें मॉइस्चर की नीड नहीं होती है, ये हॉट एयर ओवन है, हॉट एयर से ही स्टेरिलाइज करता है चीज़ों को। टेम्परेचर कंट्रोल बाय थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट एक स्विच होता है इसमें, उसी प्रकार इस रेगुलेटर होता है एक टाइप का, उसी से हम जैसे पंखे का हम लोग कम तेज़ करते हैं गर्मियों में, उसी प्रकार से इसमें भी एक थर्मोस्टेट होता है जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। थर्ड है लेमिनार एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो काम करता है यूनी डायरेक्शनल एयर फ्लो। मतलब इसका प्रिंसिपल है, इसमें हीपा फिल्टर होते हैं, इसमें कोई टेम्परेचर या कोई प्रेशर की रिक्वायरमेंट या उसकी वो ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हेपा फिल्टर होते हैं जो 99.97% पार्टिकल्स जो होते हैं, धूल के कण या कोई माइक्रोब्स हो गए, उसको मार देता है। और इसमें हेपा का फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्बिंग। मतलब ये हाई एफिशिएंसी इनकी होती है, छोटे छोटे माइक्रोब्स या कोई धूल के कण या कुछ हो तो वो भी वो अपने अंदर फ़िल्टर कर लेता है। वो जो एयर फ्लो होगा लेमिनार में वो स्टेराइल पूरा होगा। और उसमें यूवी लाइट ट्रीटमेंट हम देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए उसमें हम कोई ग्लास प्रोडक्ट ग्लास वेयर को रख देंगे, ग्लास या बीकर को रख देंगे जिसमें हम काम करने वाले हैं हम। तो वहाँ पे 15 मिनट के लिए रख देंगे तो वहाँ पे स्टेराइल हो जाएगा पूरा इन्वायरमेंट। और आ गया सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रिंसिपल पे काम करता है। इसकी स्पीड होती है 300 से 10,000 रोटेशन पर मिनट। ये पर मिनट में 10,000 रोटेशन तक करता है, 3,000 से। इसका यूज होता है ज़्यादातर सेल के ऑर्गेनेली को, जो छोटे हैं, जो कम डेंसिटी के हैं, उनको अलग करने के लिए, और जो ज़्यादा डेंसिटी के हैं उनको अलग करने के लिए ये ट्यूब ट्यूब में इनको भरा जाता है। उसके बाद वो अलग हो जाते हैं। पेलेट और सुपर नेटेंट जो सेपरेशन हो जाता है इनका, छोटे अलग हो जाते हैं, बड़े अलग हो जाते हैं, पार्ट्स वही है। बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंस के हिसाब से ये अलग हो जाते हैं। कोलोरीमीटर इनका एक और टेक्निक है, जिसको जो प्रिंसिपल है बियर लैम्बर्ट लॉ पर ये काम करते हैं। जैसे एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों के मतलब एब्जॉर्बेंस रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। ये विजिबल लाइट का यूज करके होता है। और इसमें मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ, इसमें क्या होता है, इसमें यीस्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है लिक्विड कल्चर में। और लेस एक्यूरेट देन स्पेक्ट्रोमीटर, ये एक जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उससे कम एक्यूरेट होते हैं, लेकिन ये यूजफुल होते हैं। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी प्रिंसिपल पे काम करता है बियर लैम्बर्ट लॉ पर। और इसमें यूवी लाइट का भी यूज होता है। इसमें बस विजुअल लाइट का यूज होता था, इसमें यूवी का भी यूज होता है। इसमें प्रोटीन एंजाइम्स एनालिसिस मेजर्स एब्जॉर्प्शन यूज मोनोक्रोमेटर, ये सब प्रोटीन एंजाइम्स का मतलब उसको एनालिसिस करने के लिए इसका यूज होता है। हमारे में है इमोबिलाइजेशन मेथड। इमोबिलाइजेशन क्या होता है, जैसे हम कोई सेल के एंजाइम्स को वहीं पर एक रोक दें, उस वही है इमोबिलाइजेशन। मतलब फिक्सिंग सेल्स और एंजाइम्स एट वन प्लेस, किसी एक अवस्था में सेल्स या एंजाइम्स को रोक दें,
उसके बाद उसका एडवांटेज लें। जैसे किसी सेल में एक एंजाइम को हमेशा के लिए उसी पर रोक दे रहे हैं जिससे वो डिस्ट्रॉय ना हो, और उसी से हम उस सेल से अपना सारा चीज़ करा रहे हैं, और सेल को वो एंजाइम बनाना नहीं पड़ रहा है, तो एनर्जी कम लग रही है उसको, तो एनर्जी उसका दूसरे कामों में लग रहा है, तो ये भी फ़ायदा है। इसमें स्टेबिलिटी देता है, रीयूजेबिलिटी भी होता है, मतलब ये रीयूज भी हो सकता है एंजाइम बार बार, ऐसा होता है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में इंडस्ट्रीज में जैसे कोई अगर माइक्रोब्स है, वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग इमोबिलाइजेशन मेथड से उसको एक जगह रोक देंगे, एक मतलब उसके एंजाइम्स को एक फिक्स कर देंगे, उसके बाद उससे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका हम यूज करेंगे। फूड इंडस्ट्री में भी होता है। इसके 3 मेथड होते हैं। एब्जॉर्प्शन, जिसमें सेल एंजाइम को कैरियर के सरफेस पर चिपका दिया जाता है, और एक होता है इंट्रापमेंट, जिसमें सेल एंजाइम्स को जेल या मैट्रिक्स के अंदर फंसा दिया जाता है, और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें सेल या एंजाइम्स को कैरियर से स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से जोड़ा जाता है। यही है इसमें। उसके बाद इसमें कुछ और है जैसे फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन इज एरोबिक एरोबिक प्रोसेस, मतलब इसमें O2 की ज़रूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोडक्ट इसमें क्या क्या बनते हैं फर्मेंटेशन से? लैक्टिक एसिड बनता है, हमने पढ़ा था यूनिट 8 में, एल्कोहल बनता है, CO2 रिलीज होता है। इसका जो फर्मेंटेशन पहली बार किसने टर्म यूज किया था? तो लुईस पास्चर ने इसको देखा था यीस्ट में, मतलब यीस्ट का यूज करके कि हाँ फर्मेंटेशन हो रहा है अल्कोहल में, ये सब में। एक ग्लूकोज से 2 लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं, और 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल भी बनते हैं, हमने पढ़ा था। वैदिक बॉटनी साइंटिस्ट हम हमारे में थोड़ा सा है, और हम लोग क्वेश्चन करके भी उसको कर लेंगे। ये इसमें बस क्वेश्चन करने से ही पता चलता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। आयुर्वेद, मतलब इसमें कोई जो हमारे सिलेबस में है उसका कोई उतना कॉन्सेप्चुअल वो नहीं है। आयुर्वेद ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अथर्ववेदा। अथर्ववेद हमारे 4 वेद होते हैं, उसमें से जो अथर्ववेद है उसमें पहली बार आयुर्वेद ओरिजिनेट वहाँ से हुआ था। वहाँ पे आयुर्वेद के बारे में बताया गया था, प्लांट्स के बारे में, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसकी। तो जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक है जैसे चरक संहिता है, चरक संहिता वाज रिटन बाय सुश्रुत, नहीं, चरक संहिता रिटन बाय चरक, महर्षि सर चरक ने लिखा था। और एक वृक्षायुर्वेदा टेक्स्ट है जिसको हम लिखा था सूरापाल ने। पहले तो पराशरा ने वृक्षायुर्वेदा के बारे में बताया था, लेकिन जो टेक्स्ट आई, जो बुक आया वृक्षायुर्वेदा का, वो सूरापाल को श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी श्लोकों में प्लांट के बारे में, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, तो ये सूरापाल पे एट्रीब्यूटेड है, मतलब उससे संबंधित है। सुश्रुत संहिता वाज रिटन बाय सुश्रुत, एक सुश्रुत महर्षि थे, मतलब उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा था। वहाँ पे भी उन्होंने प्लांट में के लिए बहुत योगदान दिया, प्लांट के बारे में बताया बहुत सी चीज़ों को। तो यही था आज के लिए। यूनिट 1 खत्म होता है, और आप क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद ही क्लियर होगा। ये एक ब्रीफ नॉलेज के लिए लेक्चर था बस। थैंक यू।